दुनिया का सुपर पावर अमेरिका घबराया हुआ है। घबराने की वजह से चीन, जी हां, घबराने की वजह से ही नहीं कि चीन उस पर हमला करने वाला है, बल्कि अमेरिका के घबराने की वजह है वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी। वर्जीनिया टेक के वैज्ञानिकों ने अमेरिका में 5 दशक बाद विनाशकारी भूकंप आने की आशंका जताई है। अभी तो यह वक्त ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 50 साल पड़े। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है वो वाकई डराने वाली है। अमेरिका में 50 साल बाद 8 की तीव्रता का भीषण भूकंप आएगा। ऐसा भूकंप जिसमें समुद्र में 1000 फीट की ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में ऐसी सुनामी आएगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी और अपने साथ वो अमेरिका को बहा ले जाएगी। सुपर पावर पर सुपर डेंजर, वहां तबाही लाएगा समंदर। वैज्ञानिक रिसर्च ने डराया, विनाश से अमेरिका घबराया। 8 तीव्रता के भूकंप का खतरा, 1000 फीट उठेंगी लहरें। अमेरिका में सुनामी मचाएगी तबाही। अमेरिका पर आने वाले वक्त में शक्तिशाली भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। ये भूकंप 8 की तीव्रता का हो सकता है, जिससे अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने अमेरिका में भविष्य में मेगा सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप इतना खतरनाक होगा कि अमेरिका में समंदर की लहरें 1000 फीट से भी अधिक ऊंची उठेंगी। लहरों का प्रकोप ऐसा होगा कि अमेरिका का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है। ये आशंका भी वैज्ञानिकों ने ही जताई है। दरअसल अमेरिका के विनाश की भविष्यवाणी वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में जो चेतावनी जारी की गई है, उसने अमेरिका को सहमा दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 50 सालों में 8 तीव्रता का भूकंप आने की संभावना है। 8 तीव्रता का भूकंप आने की 15% तक संभावना जताई गई है। 8 की तीव्रता का भूकंप तटीय क्षेत्रों को 6.5 फीट तक डुबो सकता है। निकट भविष्य में अमेरिका पर ऐसा कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका भविष्य में आने वाले खतरे से आंखें मूंद ले, क्योंकि 8 की तीव्रता का भूकंप अगर आया तो अमेरिका में विनाश नहीं, महाविनाश होना तय है। अमेरिका के जिन इलाकों में भूकंप और सुनामी से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो हैं अलास्का, हवाई, अमेरिका के पश्चिमी तट, सिएटल, पोर्टलैंड, ओरेगन। अमेरिका को इसलिए भी संभलने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वर्जीनिया टेक के वैज्ञानिकों ने भूकंप और सुनामी की चेतावनी जारी की है। और अगर ये भविष्यवाणी सच साबित हुई तो 50 साल बाद ही सही, अमेरिका का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आनंद शर्मा भूवैज्ञानिक मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर धीरज बनर्जी भूवैज्ञानिक मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आनंद जी के पास चलूंगा। आनंद जी, इस चेतावनी को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? धीरज जी, आनंद जी अभी जुड़ेंगे। धीरज जी, इस चेतावनी को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? ये चेतावनी कोई नई बात नहीं है। आज से 50 साल से भी पहले ये चेतावनी चल रही है। जब से लोगों ने जो फॉल्ट को देखा है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका के, तब से लोगों को पता है कि ये इलाका जो है कभी न कभी डूब जाएगा पूरी तरह से। और लॉस एंजलिस वगैरह के बारे में जो कहा ही जाता था कि सिटी विच इज गोइंग टू डाई, तो हमेशा ही था पता है। तो ये कोई नई बात नहीं है जो अभी अब कहा जा रहा है। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है और इसके में और थोड़ी स्टडीज अभी नई हुई है, जिससे कि पता लग रहा है कि उसका मूवमेंट वगैरह कैसे देखा जाए और किस तरह से उसको प्रिडिक्ट किया जाए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी भूकंप को प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, अभी तक हम लोगों को प्रिडिक्शन नहीं आता है। तो उसी के बारे में जो वर्जीनिया टेक के लोग काम कर रहे हैं, उसी प्रिडिक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर वो प्रिडिक्शन कर पाए। और धीरज जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो सुनामी है ये भूकंप से भी आ सकती है, भूस्खलन से भी आ सकती है और ये ज्वालामुखी से भी आ सकती है। कुछ भी आ सकती है। देखिए, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी जो होती है कि जब अर्थक्वेक, भूकंप समुद्र के नीचे होता है जी। और समुद्र के नीचे इस केस में जैसा है कि ये प्लेट्स है, एक साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट है
और दूसरा जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इन दोनों के बीच में आपस में घर्षण हो रही है और एक प्लेट दूसरे के नीचे घुस रही है। तो उस घुसने को हम कहते हैं सबडक्शन। ये एक स्पेसिफिक टाइप का है कि सबडक्शन जोन के ऊपर एक्टिविटी हो रही है। जैसे जैसे ये नीचे सबडक्ट होगा वो एक प्लेट दूसरे के नीचे घुसेगा और जैसे भी थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो अर्थक्वेक आएगा। तो अब सुनामी उसी से आती है। सुनामी भूकंप से भी आती है और समुद्र के अंदर अगर वोल्केनो फटता है तो उससे भी आती है। तो सुनामी के तो कई कारण हो सकते हैं। जी डॉक्टर धीरज, सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपने भी कहा कि ये सभी को पता है कि 50 साल के इर्द गिर्द इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, ये तबाही आ सकती है। क्या 50 साल के पहले भी आ सकती है, 50 साल के बाद आ सकती है? और सरकार को इस बात की जानकारी है तो क्या अमेरिका या तमाम साइंटिस्ट या वैज्ञानिक इसका कोई तरीका निकाल सकते हैं या जो आना है वो आके रहेगा? देखिए जो है ये जो 50 साल वाली बात है ये बेकार की उठाई जा रही है क्योंकि 50 साल का तो कहीं से नाम ही नहीं आ रहा है। ये की जो फ्रीक्वेंसी है अभी तो 350 से 450 साल के बीच में। इसके पहले यहाँ पर जो भूकंप आया था वो 1700 में आया, 26 जनवरी 1700। तो अगर उसमें 350 साल और जोड़ लीजिए तो आपका कम से कम 21वीं सेंचुरी के पहले अगर 22वीं सेंचुरी के पहले भूकंप आने का नहीं है। तो अगर उस फ्रीक्वेंसी को माना जाए कि अगर एक ही टाइम में होती तो इसलिए जो 50 साल वाली बात जो है वो बेकार को भड़काने वाली बात है, अलार्मिस्ट है, लोगों को अननेसरी डराने की बात है। 50 साल तो कोई ऐसी बात नहीं, पर 300-400 साल के बीच में गैप में होने की संभावना है। पर ये हो सकता है कल ही आ जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि भूकंप का मामला ऐसा है कि अभी तक हम लोगों को पता नहीं कि कैसे कब होता है। तो हो सकता है कि आज हम बात कर रहे हो कल ही भूकंप आ जाए। जी क्या सरकारों के पास या वैज्ञानिकों के पास कोई तरीका है इससे बचने के लिए? नहीं, कोई तरीका नहीं है। अगर भूकंप आएगा यही हो सकते हैं कि जो बिल्डिंग है, जो मकाने हैं, उनको जो अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाए। तो अर्थक्वेक प्रूफ का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा कम क्षति होगी, क्षति जो कम होगी। तो अगर खास करके इस पर्टिकुलरली सबडक्शन जोन वाले अर्थक्वेक में एक प्रॉब्लम है कि ऊंची बिल्डिंग, जितनी लंबी ऊंची बिल्डिंग है उतना ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप तो जानते हैं कि वेस्टर्न यूरोप में, जहाँ पर वेस्टर्न अमेरिका में, जहाँ पर कि कैलिफोर्निया और से लेकर ओरेगन तक और बिल्कुल आपका ब्रिटिश कोलंबिया तक और कनाडा के वहाँ तक इफेक्ट करेगा। इन सब में बिल्डिंग तो सब बड़ी है, बहुत ऊंची बिल्डिंग, तो इनमें नुकसान तो बहुत होगा। अब लोग कम है यहाँ पर आबादी कम है इन सब जगह पे, इसलिए शायद ह्यूमन लाइफ की क्षति कम हो और पर माल की क्षति तो बहुत हो। डॉक्टर धीरज, परेशानी की बात यही है कि सब कुछ पता है और पर्यावरण की स्थिति क्या है, घटना कहाँ होगी, कहाँ पर होगी, किस तरह की होगी, ये भी जानकारी है। बावजूद इसके मानवीय विकास इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना अंधाधुंध हो रहा है, कंक्रीट का जंगल इतना खड़ा हो रहा है, अट्टालिकाएं इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, मानव रुकने को तैयार नहीं। ये कंक्रीट के जंगल वगैरह से तो अर्थक्वेक नहीं आता जी। अर्थक्वेक ये जो बिल्डिंग बन रही है उसकी वजह से तो अर्थक्वेक नहीं, यानी कि उसके ऊपर मेरे कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतें हो रही हैं, अगर अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा तो ये ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगे। हाँ, वो तो बिल्कुल होगा, वो तो ताश के पत्ते की तरह। अब देखिए, एक पहले यही तरीका था कि मैदान नीचे खुला मैदान ज़्यादा हो और ऊपर की तरफ बिल्डिंग जाए, इसीलिए जो है न्यूयॉर्क स्टेट, एम्पायर स्टेट सब बनने लगी, सब एक के ऊपर, तो जिससे नीचे खुला मैदान है। अब बात आ रही है कि मैदान में फैला जाए, मैदान में जगह होनी चाहिए। तो जितना मैदान में जगह होगी तो फिर उसके ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी। जैसे एक बिल्डिंग में से तो आप एक ही बिल्डिंग के ऊपर एक लिफ्ट से आप जो है 100 मंजिल भी जा सकते हैं। और वो 100 मंजिल के डिस्टेंस को अगर सरफेस में डाला जाए तो उसके लिए रेल लगानी पड़ेगी, आपको कार चलाना पड़ेगा, टैक्सी चलानी पड़ेगी। तो इसलिए ज़मीन में फैलने का जो है और उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। आदमी क्या करे, कुछ नहीं, क्या डिसाइड करे, इसको करना उसको बड़ा मुश्किल है। सरकार के लिए भी मुश्किल है और लोगों के लिए भी मुश्किल। और डॉक्टर धीरज, तब ये और खतरनाक हो जाता है जब इसमें समुंदर आपसे जुड़ जाए। हाँ, ये तो है होगा ही। समुंदर की वजह से तो समुंदर के ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। समुंदर जब
सुनामी तो होगी समुद्र पे ही आएगी, और समुद्र आने के बाद जो जिस समुद्र के किनारे जो कुछ भी रहेगा वो सब चला जाएगा। और देखिए वो फुकुशिमा जो जापान का जो एटॉमिक प्लांट वो कितना बर्बाद हो गया सुनामी से। इसी तरह से हम लोगों के यहाँ पे भी छोटे मोटे असर तो हुए हमारे। हम लोग जब 2004 की सुनामी आई थी तो हम लोग के अंडमान निकोबार वगैरह में कितने आइलैंड सब डूब गए थे सब गए। हमारा वेस्टर्न ईस्ट हमारा जो है पूरा मद्रास कोस्ट आंध्र कोस्ट है सारा कितना डूब गया था। तो वो तो समुद्र के होने से तो प्रॉब्लम आएगी, और सुनामी समुद्र में ही आती है, ऊपर तो आएगी जी। तो डॉक्टर धीरज, हाल के दिनों में मैंने देखा है कि तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लगातार भूकंप आ रहे हैं। हालांकि उनकी तीव्रता बहुत कम है, 4.5 या 5 के आसपास, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर म्यांमार हो। हमने उत्तराखंड में इस तरह की चीज़ें देखी, हमने हिमाचल में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। क्या बड़ा कारण हो सकता है? ये क्या बड़ा कह रहे हैं? देखिए हम जो आज बैठे हुए हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी जो नीचे की जमीन जो है वो चल रही है, वो बैठी नहीं, वो एक जगह पर रुकी नहीं है जी। इसके मतलब है कि जो हमारे नीचे का सरफेस है वो एक प्लेट का पार्ट है, और वो प्लेट जो है खिसक रही है लगातार। वो खिसकना हमको समझ में पता नहीं लग रहा है, पर वो लगातार खिसक रही है। और इसी तरह से और कई प्लेट है वो आपस में जो है वो भी खिसक रहे हैं। जब धीरे धीरे खिसकते खिसकते आपस में टकराएंगी, और इसका अंदाज़ा हम लोग अभी तक नहीं लगा पाएंगे कब टकराएंगी और कैसे टकराएंगी। तो उस समय भूकंप आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये क्या है, अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, और ज्वालामुखी को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ज्वालामुखी को प्रेडिक्शन तो तब भी बहुत हद तक पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि कब फूटेगा कब लावा निकलेगा हम लोग को पता लग रहा है, पर कितना निकलेगा ये नहीं, अभी भी नहीं पता पा रहे हैं कि कितना लावा निकलेगा और कितने दिन तक निकलेगा। ये अभी भी हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, ये अभी भी तय नहीं कर पा रहे। दूसरा, भूकंप की तीव्रता कितनी आएगी और वो कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसका भी अंदाजा ऐसे नहीं लगाया जा सकता। लेकिन डॉक्टर धीरज, आप तो तमाम सरकारी संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं, आपने बहुत सी ऐसी देखी है कि कहीं पर बड़ी दुर्घटना हुई है और उसकी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट तैयार हुई, रिपोर्ट में बहुत सारी बिंदु बने कि क्यों आए और क्या किया जाना चाहिए, कहाँ पर विकास नहीं किया जाना चाहिए, किन इलाकों में विकास करने से बचा जाना चाहिए, किन्हें संरक्षित रखना चाहिए, चाहे वो पहाड़ हों या फिर पहाड़ी इलाके हों या पहाड़ी राज्य हों। क्या वाकई सरकारें इस तरह की रिपोर्ट्स को मानती हैं, अक्षरशः लागू करती हैं, या उन्हें एक तरफ किनारे पर रख देती हैं? वो ये जो रिपोर्ट जो होती है ना, वो खाली मीटिंग करने के लिए होती है। वहाँ पी के चाय पी के खत्म करके मीटिंग होती है, लिखी जाती है, उसके बाद जो है बंद हो जाती है। इसी तरह वो देखिए, अब आपका हिमालय में वो जो क्या नाम, वो मंदिर के जहाँ वो भी मैं भूल रहा हूँ नाम, जहाँ पर वो देवप्रयाग और उसके बाद विष्णुप्रयाग वगैरह जो है वहाँ पर जो वो भूस्खलन हुआ। भूस्खलन क्यों हुआ और भूस्खलन के बारे में रिपोर्ट तैयार करके हर ऑफिस में रखी थी कॉपी, तभी किसी ने उसको पढ़ा ही नहीं। और वो भी नहीं एक रात नहीं, 10-15 साल पहले वहाँ के सर्वे होके उसके बारे में सब कुछ रखा हुआ था, पर कोई पढ़ता ही नहीं है। यही हाल अभी भी है। अभी भी बड़ी बड़ी बातें की जाते हैं कि हम लोग जो है अर्थक्वेक प्रूफ डिज़ाइन करें, जहाँ जिन इलाकों में अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर करें। जैसे दिल्ली में हम उदाहरण लेते हैं, दिल्ली में जैसे कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील जगह है वो है नोएडा इलाका, नोएडा या ईस्ट दिल्ली इलाका, जो कि जमुना के मिट्टी के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि इसमें क्या है कि मिट्टी के नीचे क्ले होती है, और क्ले जो होती है जब अर्थक्वेक आता है तो वो क्ले के किनारे, क्ले के अलॉन्ग जो है वो खिसकने लगती है, तो बिल्डिंग को अनस्टेबल बना देती है। इन सब जगह पर रूल बनाया गया नोएडा वगैरह में कि साहब कैसा है कि 20-25 माले बिल्डिंग की जो है जब बनाए तो आप उसके लिए क्लियरेंस लेते हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में यहाँ पे क्लियरेंस कैसे मिलती है। क्लियरेंस में हम सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग वहाँ पर वो लेते हैं अर्थक्वेक प्रूफ का डिज़ाइन का लेते हैं, वो खुद ट्रेंड ही नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है। कोई जगह ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई ऐसे बिल्डिंग की ये चीज़ों को देखो और उसके बाद उसको करो। जो है वो गिने चुने लोग हैं, तो वो
बड़े इतनी जो नोएडा में 30 मंजिली 32 मंजिली 25 मंजिली बन रहे हैं, आप उनसे जाइए जरा, उनका कागज निकलवा के देखिए उन्होंने क्या क्लियरेंस लिया है। वो एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आदमी जो है वो बाबू पास जाएगा, बाबू जाकर उसके क्लियरेंस लगवा के चलाएगा और बिल्डिंग बन जाएगी। जब गिरने का होगा तब बात सब लोग पीछे भागेंगे, भाई हमें नहीं पता। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है कोई सिंसियरिटी नहीं है इन सब कोई चीज़ काम करने के लिए, क्योंकि लोग जो है सब चीज़ को जिस समय सामने आता है उस समय भुगत लेते हैं, उसके बाद भी भूल जाते हैं, 2 दिन में भूल जाते हैं। डॉक्टर धीरज, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। अमेरिका की तो बात हम कर रहे हैं कि वहाँ पर 50 साल के इर्द गिर्द इस तरह की सुनामी आ सकती है। हालांकि ये तय नहीं है कि एक साल क्या होंगे, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जब किसी तरह की कोई त्रासदी आती है या जब किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसके बाद इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। आनंद शर्मा भूवैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, जिस तरह से अमेरिका को लेकर ये जानकारी आ रही है कि आने वाले समय में या 50 साल या उसके आसपास एक बड़ी सुनामी आ सकती है जो अमेरिका के एक बड़े इलाके को एक तरह से निगल लेगी। जी देखिए, ये सब जो है कंजेक्चर्स हैं, मतलब कि ये साइंटिस्ट का मानना है कि जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं हमारे क्लाइमेट में, हमारे धरती के ऊपर, तो उनसे एक संभावनाएं बनती हैं कि ऐसी 1000 फीट जो ऊंची लहरें उठ सकती हैं और एक मेगा सुनामी आ सकती है। और हालांकि देखिए, सुनामी के पीछे जो है बहुत सारे कारण होते हैं। कभी ये एक कारण ये है कि मीटियोर कोई बड़ा सा आता है और समुद्र में गिर जाता है, उससे सुनामी आ सकती है, या समुद्र के अंदर वोल्केनिक इरप्शन होता है कोई लार्ज स्केल, उससे सुनामी आती है, या अर्थक्वेक आता है। और अब जो एक नया एंगल लोगों ने डाला है वो साइंटिस्ट ने, कि यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज जैसे बढ़ रहा है, उसके चलते जो ग्लेशियल मेल्ट होगा उससे आपका जो लैंडस्केप डिस्टर्ब होगा, वो भी एक मेगा सुनामी जो है जनरेट कर सकता है। तो नेचुरल कारण है उस, और साथ साथ आप उसके ऊपर से एडिड जो है क्लाइमेट चेंज का प्रेशर भी जुड़ गया है। तो ये मानना है, और ऐसा भी देखा गया कि 1958 में अलास्का के आसपास एक काफ़ी मेगा सुनामी आई थी, जिसमें लिटरेचर बताता है, आई हैव नॉट वेरीफाइड इट, कि 1700 फीट तक जो है वेव ऊपर उठ गई थी। तो अब जो वार्निंग, ये जो चेतावनी दी जा रही है, या कहीं एक तरह का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी एक बड़ी मेगा सुनामी यूएस के आसपास के समुद्रों में आ सकती है। पर ये ध्यान रख लीजिए, ये एक कंजेक्चर है, और ये कब होगा, अभी आने वाले एकदम सालों में होगा या बहुत बाद में होगा, वो कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जिस तरह के ये इवेंट होते हैं, लैंडस्लाइड हुआ, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इस तरह के इवेंट्स को अभी साइंस इतना प्रगति नहीं कर पाया है कि हम उसका प्रेडिक्शन कर सकें ठीक ठाक। तो इसलिए उसका सही तरह से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ ये अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है कि ऐसी बड़ी सुनामी आ सकती है, संभावना बिल्कुल है, नेचर में कुछ भी पॉसिबल है, और यदि ऐसी आती है तो हमारी तैयारी क्या है। अक्सर आपने देखा होगा, जितने भी जो कोस्टल बेल्ट हैं जहाँ पर सुनामी आती है, वहाँ आप देखिए पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुका है, यानी कि बिल्डिंग्स बनी हैं, होटल्स बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। तो नेचुरली जो है बिल्कुल, यदि तूफान भी आता है, यदि साइक्लोन या हरिकेन भी आता है, जब भी नुकसान होता है, और सुनामी आएगी तो फिर नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो। तो मगर हाँ, एक साथ ये भी है बात कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों को डराना भी नहीं है, क्योंकि जहाँ भी आप देखिए तो हर तरह से, जिस तरह से चेतावनी दी जा रही है, इंसान को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। तो एक तरह से तो कुछ लोग तो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट एंग्जाइटी होने लग गई है लोगों को कि पता नहीं कल को क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है हमें ज़्यादा डराना भी नहीं है, मगर एट द सेम टाइम हमें हमारे को ये समझ होनी चाहिए कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ किस चीज़ों का खतरा है, और क्या हमने गलत जगह पे कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रखा, गलत जगह पे मकान बना के तो नहीं रह रहे हैं हम। तो ये सावधानियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्योंकि इसका अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत मुश्किल है। वेदर का तो आप अर्ली वार्निंग दे सकते हैं और सही समय पे लोगों को जानकारी पहुंचा सकते हैं और लोगों को वहाँ से हटा सकते हैं। पर ये जो सुनामी होती है वो इतनी शीघ्र आती है कि जैसे ही कोई अर्थक्वेक 6.5 रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है समुद्र के अंदर या समुद्र के एकदम पास, तो सुनामी जनरेट हो सकती है।
तो हार्डली आपको 10-15 मिनट्स कई बार मिलते हैं वार्निंग देने के, और यदि वो 10-15 मिनट भी आप अच्छे से वार्निंग दे देते हैं तो जब भी आप लोगों को हटा सकते हैं। मगर ध्यान रखिए समय कम मिलेगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादातर जो समुद्र में एक आई थिंक नियम भी है हमारे यहाँ कि 500 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बट कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमने खुद ही अपने आप को वनरेबल बना दिया है। और नेचर में जो देखिए कि जितने भी एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, वो आते ही हैं। आज से 100 साल पहले देख लीजिए, जब भी सुनामी आती थी, आज भी आ रहे हैं, फ्यूचर में भी आएंगी। मगर अब आने वाले सालों में नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग समुद्र के आसपास या उसके अंदर घुस के या समुद्र को रिक्लेम करके उस जगहों पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस है और नुकसानदायक होगा आने वाले दिनों में। आनंद जी, एक बात पूछना चाहता हूं। इस बात का जिक्र अभी डॉक्टर धीरज भी कर रहे थे कि जब भी इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो भारत के अंदर आए या भारत के बाहर आए, वहां पर तमाम सारी एडवाइजरी होती है, कमेटीज़ बना दी जाती है, कमेटी रिकमेंड कर देती है और तमाम उसके रिकमेंडेशन होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वो होना चाहिए, और उसके बाद आगे भविष्य में ऐसा ही किया जाना चाहिए। वो रिपोर्ट सरकार के पास भी पहुँच जाती है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है कहीं किसी दराज में या अलमारी में रख दी जाती है और उस पर आने वाले समय में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लगातार अंधाधुंध तरीके से विकास होता रहता है, मल्टीज बनती रहती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती रहती हैं, और फिर कोई एक बड़ी त्रासदी आती है और फिर उस पर चर्चा होती है। जी बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूँ। ये बिल्कुल 2013 उत्तराखंड का आपको डिजास्टर, जो केदारनाथ डिजास्टर हुआ था, जिसका मैंने प्रेडिक्शंस भी दिया था, मैं उस समय डायरेक्टर था वहाँ पर मौसम विभाग का उत्तराखंड में। तो और वहाँ पर तो डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे पहला जो था एक डिपार्टमेंट था पूरा का पूरा उत्तराखंड में, मगर बाद में पाया गया वो पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट था वो किताबों में था, फाइलों में था। तो वही एक प्रॉब्लम है कि हम ज्यादातर जगहों पे ये चीजें बना देते हैं, और जिन लोगों को वहाँ डिप्यूट भी करते हैं या उनको जॉब देते हैं, वो सब लोग जो है किताबी कीड़े होते हैं, उनको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होता बिल्कुल भी, और ना ही उनको अर्ली वार्निंग क्या चीज होती है, कैसे बताना है, कैसे इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट करना है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को ये डिसीजन लेने हैं कि वल्नरेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, सबसे पहला एक जरूरी है अर्ली वार्निंग सिस्टम का सबसे बड़ा है कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, कि आपके पास एक मैप होना चाहिए वल्नरेबिलिटी का कि कौन सी जगह ऐसी है जहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है, और उसके बाद कम खतरा वाला जगह कौन सी है, और जहाँ ज़्यादा खतरा है वहाँ कितने लोग हैं और किस तरह के लोग हैं, तो उनको सबसे पहले हटाना है। और ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन भी अलाउ नहीं होना चाहिए। मगर आप कहीं भी चले जाइए, पूरे देश भर के अंदर किसी भी स्टेट में चले जाइए, नदियों को, समुद्र का, पहाड़ों का, हर जगह अतिक्रमण हो रखा है, और बिल्कुल जो रूल्स हैं सबको एक तरफ में रखा हुआ है। किताबों में सब आपको, फाइलों में सब कुछ मिलेगा, मगर धरातल पे आप जाएंगे तो कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। आज भी देख लीजिए, केदारनाथ के बाद जो त्रासदी हुई थी, जो नदी के अंदर या नदी के आसपास जो फ्लड प्लेन में होटल, रिजॉर्ट, घर सब बने थे, आज वो दोबारा से बन चुके हैं। और यही हाल आप हर शहर में जाएंगे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, आप बेंगलोर हो, हर जगह चले जाइए, सब जगह जो है लैंड यूज को जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। यदि लेक है तो उसको भर के उसमें मकान बना दिए गए, नदी के अंदर घुस के। गुड़गांव तो आपका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, सही भी नदी है पूरा गुड़गांव जिसपे ये बसा हुआ है, वो नदी ही गायब कर दी लोगों ने। तो सवाल ये उठता है कि सबको मालूम है, सबको दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आता, जो टाउन प्लानर जिसे हम कहते हैं, वो टाउन प्लानर कहाँ होता है? किसी सिटी के टाउन प्लानर को मैंने आज तक देखा नहीं, वो क्या करता है मुझे ये भी नहीं मालूम है। ये बड़ा सवाल है, लेकिन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच ये चेतावनी जो कि प्रकृति हमेशा देती है, अगर उन चेतावनियों को देखते और समझते हुए हम कुछ उपाय कर लें तो शायद बेहतर होगा। इन्हें खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बचा जा सकता है, काफ़ी हद तक नुकसान को कम किया जा